बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं हमजा भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। नाजरीन, सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन की आमद है और नवाज शरीफ साहब भी जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इसी तरह से दीगर जमातें भी जो हैं वो अपना अपना इंतखाबी मंशूर भी सामने आ रहा है और उसमें इलेक्शन मुहिम का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में नवाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे जिन जिन लोगों ने निकाला है वो एक एक करके जो है वो बाहर निकलते जा रहे हैं और इसमें मरीम नवाज साहबा ने इसमें जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 28 मई वाले या 9 मई वाले ये वोटर 8 फरवरी के बाद जो है इसको फैसला कर लेगा इस चीज़ का। और इसमें N127 लाहौर की अगर बात करें तो उसमें बड़ा हल्का है और बड़ी जमातें और उसके जो रहनुमा उम्मीदवारान हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, मरीम नवाज साहबा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं वहाँ पे सनम जावेद हैं। और इस पर बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से चौधरी सरवर साहब ने भी ये कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। इससे पहले 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इलेक्शन लाहौर से लड़ा और उन्होंने जीता था और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और उन्होंने जीता था। ये सियासी सूरत हाल है। इसमें जो है वो इलेक्शन मुहिम में मुश्किलात का सामना आ रहा है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर फहरिस्त है, उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन में मुश्किलात सामने आ रही हैं और इसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसमें कहा था कि आज़ादाना तौर पे आप इलेक्शन मुहिम जो है उसको जारी रख सकते हैं। इसमें पकड़न पकड़ाई या आंख मचोली वाला सिलसिला नहीं होगा, लेकिन यह है कि उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी तरह से इलेक्शन करीब आते ही माहौल जो है वो शिद्दत बढ़ चुकी है उसमें। और कल अगर बात की जाए कराची की तो वहाँ पे दो वाक़यात सामने आए हैं। एक में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने दिखाई दिए और पुलिस भी वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और कारकुनान भी ज़ख्मी हुए और पुलिस एहलकार भी उसमें वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। और एक कारकुन जो है वो इसमें जाबहक हुआ, जो बाद में दूसरा वाक़या पेश आया जिसमें MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने आए। ये दो वाक़यात कल रूनुमा हुए हैं कराची में और इसमें एक कारकुन जो है वो जाबहक भी हो गया और एक जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है। तो ये तनाव की सी सूरत हाल है। इसमें जो है सियासी खदशा जो है वो सियासी मुबस्सिरीन का ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है उसका माहौल बिगड़ सकता है। ये सूरत हाल जो है ये बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं या उम्मीदवारान हैं वो इंतखाबात में इसी तरह से वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे या फिर ये शिकवे शिकायत के ज़रिए से वोट मिल जाएगा या फिर अमली तौर पे जो है वो कारकर्दगी को भी सामने रखा जाएगा। ये वोटर्स किस तरह से इस पे जो है वो अमल दरामद करते हैं, कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए अपने उम्मीदवारान को वोट देते हैं या क्या सिनेरियो इसमें बढ़ता है। और इसमें चूंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जो है उसमें हाल और माजी इनके साथ जो इसी तरह से मामलात नाइंसाफ़ियों का जो है शिकवे शिकायत सामने आते रहें, इन तमाम तर मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सपर्ट पैनल ने ज्वाइन किया है, जिसमें हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं रज़ा सैयद साहब। और रज़ा सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वारिस रज़ा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और सफ़ीना खान हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अच्छा रज़ा सैयद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मौजूदा सूरत हाल है और अगर इसमें ये मामलात जारी रहते हैं तो क्या समझते हैं इलेक्शन पर इस पे क्या असर पड़ेगा और इसमें तमाम सियासी जमातों को क्या रोल प्ले करना चाहिए कि इस तरह के मामला जो हैं ये ना आगे बढ़ें? जी देखिए, इलेक्शन में मुहिम जब भी चलती है तो उसमें सियासी जमातों और उनके कारकुनों के दरमियान एक बड़ी जोश और वल्वे की कैफियत होती है। और इस जोश और वल्वले में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सियासी कारकुनों का आमना सामना हो जाता है सड़कों पर, गलियों पर, बाजारों में। ऐसे में वायलेंस होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इन इम्कानात को कंट्रोल और सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सियासी जमातों के कायदीन की होती है कि वो अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को और अपने उम्मीदवारों को इस तरह से कंट्रोल में रखें और उनको इस तरह से डिसिप्लिन में रखें कि वो अपने मुखालफिन से आमना सामना हो जाने की सूरत में आप ऐसे बाहर ना हो, वायलेंस या कोई भी कानून अपने हाथ में लेने वाली
सूरत हाल का शिकार ना हो। बदकिस्मती से गुज़िश्ता रोज पिछले 24 और 36 घंटों के दौरान हमने देखा कि मुल्क के कई इलाकों के अंदर इंतखाबी वायलेंस हुई है, यानी इंतखाबात के हवाले से सड़कों पे निकले हुए लोगों के दरमियान तसादुम की कैफियत। कराची शहर से इत्तला है कि वहां पर एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया, एक गालिबन एमक्यूएम का कारकुन था, वो कत्ल हो गया और इल्जाम लगाया जा रहा है उनकी जानिब से कि इस कत्ल में उनके सियासी मुखालिफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं उनका डॉक्टर हाथ है या आसिम वो। का नाम इसमें लिया जा रहा है, उनको उन जी पे जी जी, इल्जाम डॉक्टर लगाया जा आसिफ रहा जो है। है वो कराची सेंट्रल में जाहिर है एक बड़ी फिगर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो हम्म उनका नाम इसमें आ रहा है। इसी तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कराची में और कई शहरों में जुलूस निकाले, रैलीज हम्म निकाली, जिसके अंदर उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हुई। कराची में हमने देखा कि एक पुलिस का एसएचओ है वो काफी बुरी तरह से मजरूब हुआ, जख्मी हो हम्म गया मुजाहिरीन के हाथों। और इसी तरह हमने रावलपिंडी के अंदर भी देखा कि यहाँ पर भी पुलिस और जो इलेक्शन कैंपेन रैली निकालने वाले लोग थे जो बज़ाहिर मुजाहिरीन लग रहे थे, उनके दरमियान क्लैशेस हुए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता वायलेंस का एक भी वाकया नहीं होना चाहिए, और हर वाकया काबिल मजम्मत है, काबिल तशवीश है और उसको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन आम तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हाईली चार्ज होती है, वहां पर इस कस्म के खदशात का इम्कान मौजूद रहता है। और लॉ इन्फोर्समेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सिचुएशंस को टेक्टफुली हैंडल करें। उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए पॉलिटिकल गैदरिंग्स के दौरान, और इस तरह की प्रेजेंस होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही हो तो उसको फौरी तौर पर टैकल कर सके। तो मैं समझता हूं कि सियासी जमातें भी नाकाम हुई हैं और जो मुतल्लिका जिलाई इंतजामिया हैं उनके ऊपर भी ये नाकामी का सवालिया निशान लगता है कि ये वायलेंस कैसे हो गई, और उसके नतीजे की इंसानी जान अगर जाया हो गई या लोग जख्मी हो गए तो ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं काबिल होना चाहिए। मजम्मत, बिल्कुल काबिल हम्म मजम्मत है ये। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा वारिस रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। यही सवाल है, मौजूदा सूरत हाल है, इलेक्शन का गहमा गहमी का सूरत हाल है, लेकिन इसमें लीडरान को जिस तरह से रज़ा सैयद साहब ने कहा है कि लीडरान जो हैं सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर क़यादत है, उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और कारकुनान जो हैं उनको मुंतशिर होने से रोकना चाहिए। तो ये अगर इसी तरह से ये सिनेरियो चलता रहेगा तो इस पे इलेक्शन पे किस तरह से असरात आप देखते हैं और क्या असर पड़ सकता है इसमें? देखिए, ये जो सूरत हाल है जिसका आपने जिक्र किया, ये जाहिर है कि अफसोसनाक सूरत हाल है और नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के कोई भी प्रोसेस हो, इलेक्शन तो क्या कोई भी मरहला हो जिंदगी का, उसमें ये वायलेंस को कभी भी दुरुस्त नहीं समझा गया। और बतौर ख़ास जब इलेक्शन होते हैं तो दोनों तरफें जो भी यानी हिज़्ब मुखालिफ के दो अफराद जो होते हैं, जो मद्दे मुकाबिल होते हैं, वो जाहिर है कि उनके कारकुनान जो है ना यानी काफ़ी जज्बाती होते हैं। तो असल में जज्बाती होने का जो अंसर है, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की में और पॉलिटिकल जो जुजियात हैं या उसकी जो बुनियाद है, वो चूंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद जो है ना वो आमिराना मिजाज पर रखी गई है। तो लिहाजा आमिराना मिजाज पर रखी जाने वाली या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई जाने वाली जमातें, वो जमहूरी तरबियत और जमहूरी कल्चर और नजरियाती तरबियत या नजरियाती कल्चर जो है अपने पार्टियों में डेवलप नहीं कर पाती, और न ही उनमें इतनी सकत होती है कि वो ये कल्चर डेवलप करें, इसलिए कि वो खुद रौ पौधों की तरह कहीं से उगते हैं और वो झाड़ झनकार कभी कभी काट दी जाती हैं, कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो दूसरों को जो है ना तंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अपनी जो स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बेस, अपनी जब तक अपनी बेस का चाहे वो कोई भी उनका नुक्ते नजर हो, उस पर वो डेमोक्रेटिक बेस को मजबूत नहीं करेंगी, उस वक्त तक आपका जो आम कारकुन है वो जो है ना तरबियत नहीं पाएगा, और जब तरबियत नहीं पाएगा तो वो जज्बाती होगा, यानी अकीदत परस्त हो जाएगा और वालेहाना इश्क और मोहब्बत के मामलात में पढ़कर और अपनी भी जान को जो है ना जोखों में डालेगा और समाज के मुख्तलिफ हिस्सों को भी वो मुतासिर करेगा।
और इस तीसरे साहब, इसमें आपने जिस तरह से कहा कि ये जो है इनिशियल ट्रेनिंग है और ये अगर बनाई गई जमातें हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या इस तरह से, अब करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो हर जमात इसमें शामिल दिखाई दे रही है और सीनियर लीडरशिप जो है वो तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पे, और लफ्जी गोलाबारी तो है बल्कि वो इस चीज़ में नाम लेके इसमें कहा जा रहा है कि जनाब वो बंदा शामिल है इसमें। देखिए, ये आवाम को बेवकूफ बनाने का एक और धंधा है इन लोगों का। मैं तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पार्टीज हैं ये सब, वहां के गमले हैं ये, जो कि इस वक्त जो है ना दरख्त बन चुके हैं, या कहीं कहीं पौधे बने हैं, कहीं कहीं दरख्त बन चुके हैं। तो बात यह है कि वो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है पॉलिटिकली, उनकी ट्रेनिंग ही जमहूरी अंदाज से नहीं हुई है, वो सोचते ही जमहूरी अंदाज से नहीं है। क्योंकि जमहूरी अंदाज से सोचने में डायलॉग होता है, एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, दलील होती है, मंतक होता है, और दलील और मंतक की बुनियाद पर जो है ना एक दूसरे के नुक्ते नजर को समझा भी जाता है और रद्द भी किया जाता है और कबूल भी किया जाता है। तो बात यह है कि चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं, मेरे नुक्ते नजर से तो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे आप किसी का भी नाम ले लें, वो पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, बल्कि जब पॉलिटिकल नहीं है तो वो जमहूरी कैसे होंगी। और यही आज एक सवाल हमारे यहाँ उठा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो सवाल है वो जो है, आप देखें ना क्या हो रहा है, ये मजाक ही हो रहा है ना। चाहे वो पीटीआई के साथ मजाक हो, चाहे वो मुस्लिम लीग मजाक करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी मजाक करे, वो मजाक ही रहा है। तो आप मुझे बताएं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज में खुद जमहूरियत नहीं है, खुद जमहूरी रवैये नहीं है, खुद जमहूरियत से उनका कोई लगाव नहीं है, सिर्फ एक इलीट क्लास की पार्टियां बनकर और आवाम को बहकाने के, वो उस पर इल्जाम रख दे, वो उस पर इल्जाम रख दे, वो उस पर इल्जाम रख दे। भाई बात यह कि इल्जामात रखने से मसले तो हल नहीं हो रहे। और तीसरा इसमें बहुत खतरनाक उनसर में हमजा आपको बताऊं, वो होता क्या है। होता यह है कि जब इस किस्म के रुझानात होते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल है, जो कि गैर सियासी रुझानात हैं, जो कि गैर शऊरी रुझानात हैं, गैर जमहूरी रुझानात हैं, उन रुझानात से वो कुव्वतें जो है ना फायदा उठाती हैं, जो कि मुल्क को किसी भी इंतशार में आसानी से धकेल सकती हैं या धकेलना चाहती हैं। तो लिहाजा उनमें आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी होती हैं, बाहर की एजेंसीज भी होती हैं, और अंदरूनी जो ना खलफशार पैदा करने वाले अनासिर भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां उस बात की जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जमातों में ना कल्चर डेवलप किया जमहूरी, और न ही उन्होंने जमहूरी रवैये जो है ना अपने कारकुनान में डेवलप किए। और अगर वो जमहूरी रवैये डेवलप करते तो इस किस्म के हादसात रूनुमा नहीं होते, अमन व अमाल की सूरत हाल जो है वो आगे जारी रहती। अच्छा, सफ़ीना खान साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये सवाल है, उसी तरह से मौजूदा सूरत हाल है, इलेक्शन में ये गहमा गहमी है और कारकुनान तो आमने सामने दिखाई देते हैं, इसमें सीनियर क़यादत के लोग भी जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और क्या समझती हैं कि अगर इस तरह से कराची में जैसे ये सूरत हाल है, तो इस तरह की अगर सूरत हाल होती है तो ये मुल्क के दीगर हिस्सों में इसका क्या असर पड़ेगा और इसका क्या इलेक्शन डे के हवाले से असर पड़ सकता है? थैंक गॉड कि आपने सिर्फ कराची से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बाकी आगे पूरे पाकिस्तान में जाने वाली हूँ। शुक्र करें कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक शख्स अपनी जान से गया है, कहीं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं आ गया, वरना तो वो दहशतगर्द सबसे पहले डिक्लेयर हो जाने थे। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर जहां इलेक्शन का कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को चंद रोज बाद जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आजादी है बाहर निकलकर जलसे भी करने की, अपनी कैंपेन भी करने की। जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी जिनको सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर दिया, आजाद कैंडिडेट तक के उनको बाहर निकलने के लिए इजाजत नहीं है, दफा 144 जो है स्पेसिफिकली उनके ऊपर लगाई जाती है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जलसे भी हो रहे हैं, मतलब रैलियां भी निकाली जा रही हैं, वहां कोई कदर नहीं है। ऐसे माहौल में चाहे वो कितना ही, मैं कहती हूँ, बागी या कुछ भी हो, जो बहुत ही बुरा काम कर रहे थे, वो पूरी दुनिया से अपनी सिंपैथी ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे माहौल में जहां आप उनको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, एक एक्टिविटी है इलेक्शन की वो ही नहीं करने दे रहे,
तो वो बेचारे हक बजा नहीं रहे ये कहने में, वो निकलेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड है जब उनको रोका जाएगा फोर्सफुली। जब नून लीग का कोई जलसा निकल रहा है, जब रैली, वहां तो कोई पुलिस नहीं रोक रही, बल्कि हमने तो ऐसे विजुअल्स भी देखे जहां पर शहबाज शरीफ साहब का जलसा हो रहा है, पुलिस वाले रोक रहे हैं लोगों को कि बाहर मत जाओ, अभी रुको, वहां पर जलसा सुनो। तो मतलब एक तरफ जो है वो पाकिस्तान की रियासत ऐसे बिहेव कर रही है, पुलिस जो पाकिस्तान की रियासत इस वक्त किसी को वो सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी को वो कोई इस वक्त जो पार्शियलिटी नहीं दिखा सकती, वो नजर आ रहा है, कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर रही है। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स जो है वो अपना किसी भी पार्टी का झंडा हो, उससे छीना जा रहा है झंडा, फिर आप कहते हैं कि हम उनको ये कह दें कि ये गुंडे हैं, एक चंक बदमाशों का है, ये बेरार नस्ल है, तो ये जाती है फिर उन लोगों के साथ। खोल दे उनको भी उतनी आजादी दे जितनी आप नून लीग को दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं, एमक्यूएम को दे रहे हैं, मौलाना को दे रहे हैं, जमात इस्लामी को दे रहे हैं, उनका भी वही हक है, उनका भी पाकिस्तान है। फिर वो अगर कहेंगे कुछ तो फिर वो हक बेचारे में होंगे अपनी शिकायत करने में। ठीक है सफीना। अच्छा रजा साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आज जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने नाम लेकर डॉक्टर आसिम का, जैसे मैं पहले बता चुका कि डॉक्टर आसिम पे इल्ज़ाम लगाया है, और उसमें जो है खालिद मकबूल सदीकी साहब जो है उन्होंने भी ये शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। और इसके जो रद्द अमल में सईद गनी साहब हैं उन्होंने जो है इसकी मजम्मत की है, और उन्होंने बल्कि एक फ़िक्रा जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जी कि दहशत गर्दी की सियासत को एमक्यूएम जो है वो दोबारा से शुरू करने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये हमने इसी से पहले भी ये बात की थी कि जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनान की, अपने सपोर्टर्स की तरबियत करें और उनको वो हुदूद व क़यूद का पाबंद बनाएं कि जो एक महज़िब माशरे में सियासी सरगर्मी का तकाजा होता है। लेकिन अगर सियासी जमात के लीडर जो हैं, अगर वो खुद किसी मजलूमियत को कैश, लाशों को कैश करवाने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए और वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें, तो फिर वो लीडर ही क्या होंगे। तो यहाँ पर एक आदमी कत्ल हुआ है, अब उस कत्ल होने वाले आदमी के खून पर कुछ तो बात होगी, और बात करने का मतलब क्या होगा कि अपने मुखालिफिन के ऊपर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर जाएं। तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मुजाहरा हमें नजर आ रहा है, अफसोसनाक है। कत्ल हुआ, गलत हुआ, वायलेंस हुई, गलत हुई। अब उस वायलेंस और कत्ल के बाद अगर उस पर कोई मनफी सियासत हो रही है तो वो भी गलत हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। इस मामले को बड़ा बन के सॉल्व करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के बड़ों को भी एक कदम आगे आना चाहिए, एमक्यूएम के बड़ों को भी एक कदम आगे आना चाहिए। बैठें, इशू को आइडेंटिफाई करें, जो मरा है उसके घर पे ज्वाइंटली जाके ताजियत करें, माफी तलाफी करें, कंपनसेशन करें जो कवानीन है उसके हिसाब से, और आगे बढ़ें डिसेंट तरीके से। अगर इसी तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे तो मुझे खदशा है कि आने वाले दिनों में अभी और कत्ल गारत गिरी भी आपको नजर आ सकती है। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ना ये सियासत के लिए अच्छा होगा, ना ये जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। और कुछ अनासिर, कुछ मायूस अनासिर, कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर, कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर, कुछ मुल्क के अंदर बैठकर और कुछ मुल्क के बाहर बैठकर वो बाकायदा ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मुल्क के अंदर गैर यकीनी बढ़े, कि जिससे मुल्क के अंदर कत्लो गारतगरी बढ़े, जिससे इंतशार बढ़े। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी नजर में उस काबिल ही नहीं है कि उनके नाम लिए जाएं, लेकिन आज कुछ नाम नेहाद लोगों की ट्वीट्स सामने आई हैं, ऐसी ट्वीट्स के जिसके अंदर पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाया है उन्होंने इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक अंदाज से। तो ये वो लोग हैं जिनकी पहचान पाकिस्तान से ही है, जिनकी कोई औकात नहीं है इसके अलावा कि वो पाकिस्तान के शहरी थे। और आज वो बैठ के कोई कह रहा है कि जी सियालकोट को 1965 में इंडिया को ले लेना चाहिए था। एक बेशर्म इंसान ये कह रहा है कि अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं उससे पूछता कि तुमने हिजरत क्यों ना कर ली मगरबी मुल्क। तो ये वही साहब हैं जिन्होंने अपने मरे हुए बाप का अंगूठा लगा के जायदाद हथियाई थी। तो ये इस किस्म के बेकिरदार, बेजमीर और बेशर्म किस्म के लोग जो हैं, वो जब लोगों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं तो भाई फिर लोगों का ब्रेन वॉश भी होता है और इंतशार भी फैलता है। पहचान लेना चाहिए, मेरा ख्याल है इतना काफी है, पाकिस्तान के समझदार अवाम इस बात को पहचान लें कि किस किस्म के लोग हैं और इनका क्या एजेंडा है। इन्हें पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर सवाल आ रहा है। आपका पसंदीदा सियासी रहनुमा अपने जराइम की सजा भुगत रहा है तो आप पाकिस्तान तोड़ देंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बकवास शुरू कर देंगे। सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो
ऐसी कीमत अदा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी के पॉलिटिकल एम्बिशन की। जिसका एम्बिशन है वही कीमत अदा करे, इसकी कीमत मैं और आप अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ऐसे किसी पॉलिटिकल एम्बिशन की कीमत अदा नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाए जाए। सवाल उठाया जाए। अच्छा रजा साहब, ठीक है, ये आपका पॉइंट आया। इसमें आज जो है सियासी हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं अपना आगाज़ किया और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी दिनों के बाद जो ढकी छुपी थी अंदर की वो निकाली गई। उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सामने बातें की और वो कहा कि जिन लोगों ने मुझे निकाला था वो एक एक करके निकलते जा रहे हैं, लेकिन सियासी मंशूर जो है मुस्लिम लीग नून वो पेश कर चुकी है, इस पे कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आ रही, इस पे बात नहीं की जा रही है। मंशूर पे बात होनी चाहिए, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि सियासी रहनुमाओं को और खासतौर पर जो टॉप लीडरशिप है उसको तो बात ही मंशूर पे करनी चाहिए, क्योंकि मंशूर मैनिफेस्टेशन है, वादा है, कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम और वोटर्स की जानिब आपका, कि जिसमें आप उनको मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि हमें मुंतखब करो ताकि हम मुंतखब होने के बाद आप ये और ये इकदाम करें। तो वो मैनिफेस्टेशन पर बात करना जो है वो ज्यादा अच्छी बात है बजाय इसके, क्योंकि देखिए माहौल जब ये बना हुआ हो ना कि मैं आपको अपनी चोट दिखा रहा हूं और आप मुझे अपनी चोट दिखा रहे हो, तो ये इस माहौल में फिर प्रोडक्टिव बातें नहीं होती हैं। फिर यही होता है कि एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो रहे होते हैं, अपने अपने दुखड़े सुनाए जा रहे होते हैं, अपने अपने जख्म दिखाए जा रहे होते हैं। इससे बाहर निकलने की जरूरत है पाकिस्तान को। कौन कितनी दफा निकाला गया, कौन कितनी दफा जेल गया, ये इससे आलू और प्याज की कीमत जो बढ़ रही है ना, जो आवाम का असल मसला है, उससे इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, माफ कीजिएगा। कौन सा लीडर जेल में बंद है और कौन सा लीडर 4 दफा जेल में बंद हो चुका है, इससे एक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमारे दौर में 20 रुपए में 5 रोटियां आ जाती थी, अब एक भी नहीं आती है। ये तो वो कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं। देखिए ये तो एक डेटा वाली बात है ना, डेटा की बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं कि उनके पास डेटा है, ठीक है, उस डेटा को चैलेंज किया जा सकता है या उस डेटा पर बात हो सकती है कि 20 रुपए की 5 रोटियां थी या नहीं थी, इस पर यकीनन बात हो सकती है। लेकिन मंशूर पे ही बात होनी चाहिए, जो कमिटमेंट है उसी के ऊपर बात होनी चाहिए। माजी को याद दिलाने का क्या मतलब है? माजी को याद दिलाने का मतलब ये है कि आप लोगों के जख्मों को कुरेद रहे हैं, लोगों के जख्मों को कुरेद के अगर आप वोट ले रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये तरीका डिसेंट तरीका नहीं है। ये तो एक्सप्लॉइट करने वाली बात है, ये तो इमोशनली एक्सप्लॉइट करने वाली बात हो गई किसी को। पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो बहुत जख्मी है, उनके जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है। उनके जख्मों को कुरेदना जो है, इसको मैं किसी भी तरीके से अच्छी हिकमत अमली नहीं कहूंगा, चाहे वो किसी की, चाहे कितना ही बड़ा कोई लीडर हो। ठीक है, ठीक है। वारिस रजा साहब, सर इलेक्शन मुहिम का आगाज़, नवाज शरीफ साहब का बयान और ढकी छुपी बातें, दिल के ज़ख्म जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। उस पर कहा जा रहा है कि मुझे निकालने वाले निकल रहे हैं, और इसमें लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई हमारे दौर में नहीं थी या इस तरह से। लेकिन जो मंशूर मौजूदा प्लान है जो सामने रखा गया है, मंशूर है, उस पर अब तक जो है वो बात नहीं की गई है। देखिए, ये मैं यानी रजा साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बल्कि उनकी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये गुफ्तगू की थी कि आप हमारी पॉलिटिकल जमातों की संजीदगी देख लीजिए। आप अंदाजा कीजिए कि 3 बड़ी अपने आप को पॉलिटिकल जमातें कहती हैं, यानी पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग। अच्छा, तीनों ने इत्तेफाक से मंशूर दे दिए हैं, सबने अपने अपने तौर से ठीक है दे दिए। लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो आवाम की तरबियत करने के बजाय कि मंशूर को जो है ना वो पढ़ें और मंशूर के मुताबिक जो है अगर वो जीत कर आ जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो उनका एहतसाब होना चाहिए। किस तरीके से एहतसाब होना चाहिए? देखिए, मंशूर जो है ना बहुत अहम चीज होता है, और मुहज़्ज़ब माशरों में मंशूर के बुनियाद पर ही वोट दिए जाते हैं। हम जो देखिए, एक इडियम्स है यानी जर्मन का, कि आइडियाज पर गुफ्तगू की जानी चाहिए, शख्सियत पर गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए। जब आप आइडियाज पर गुफ्तगू करेंगे तो आप माशरे की सिमत को दुरुस्त करने की तरफ जाएंगे। आप माशरे की सिमत के साथ साथ समाजी फैब्रिक को, सियासी फैब्रिक को
माशी फैब्रिक को और तमाम के तमाम वो फैब्रिक्स जो कि अवाम को एड्रेस करते हैं उनको दुरुस्त करने की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप शख्सियत परस्ती की तरफ और इल्जामात की तरफ एक दूसरे पर जो है ना इस नीचा दिखाना या उसको तंज का निशाना बनाने की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने तौर से उसमें खुश हो जाएं। आप कह दें कि जनाब हमने बड़ा छक्का मार लिया, बड़ा गंडासा लहरा दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया और देखो उसने कैसे जवाब दिया उसको। और ये हो सकता है कि वक्ती तौर से चंद अवाम के एक खास मखसूस गिरोह का आप खुश कर दें। लेकिन बात यह है कि इससे इम्पैक्ट क्या जा रहा है, समाज में इम्पैक्ट क्या जा रहा है, समाज की ये नहीं दो स्टोरी। इसका मतलब ये है कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो इमरान खान हो, चाहे खैर इमरान खान तो खैर सियासी है ही नहीं सिरे से, तो मैं उनकी क्या बात करूं। वो तो माशाल्लाह इस रियासत पर सवाल उठा रहे हैं कि रियासत क्यों बनी थी। उनके जितने भी चाहने वाले व्लॉगर है उनका इशारा जो है वो उन्होंने कर दिया रजा साहब ने। तो बात यह कि वो तो इस रियासत के क़याम पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस किस्म के अफराद आप सियासत में लाकर और उनकी गुफ्तगू उनको शोहरत का जबरदस्ती का पैजामा पहनाकर और आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सियासत में अब इस किस्म के जो है वो खिलंडरे, इस किस्म के जो है ना अफराद आकर, गैर संजीदा अफराद आकर सियासत दुरुस्त करेंगे। तो मेरे ख्याल में सियासत जो है दानिशमंदी का काम है, सियासत जो है ना गैर संजीदा अफराद का काम नहीं है। ये नहीं है कि जनाब मेरे पास से इख्तिदार चला गया तो जनाब सब तहस नहस कर दो, जला दो, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कोई संजीदा बात नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नवाज शरीफ हो माफ कीजिए हो, देखिए नवाज शरीफ को तो मेरे ख्याल में, मेरे अपनी जाती राय है कि नवाज शरीफ चूंकि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उनको तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा संजीदा मुजाहरा करना चाहिए। उनको उनका ये अमल होना चाहिए कि वो अवाम को जमहूरी और सियासी तौर से तरबियत दे और उनको जो है ना ये गिले शिकवे खत्म करके आगे का लाएअमल क्या है, आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अवाम की बेरोजगारी महंगाई का सद्देबाब कैसे करना है, अवाम को साथ लेकर तमाम तबकात को साथ लेकर कैसे चलना है, ये बुनियादी तौर से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से ज्यादा और पीटीआई से ज्यादा नवाज की जिम्मेदारी है। इसलिए कि नवाज ज्यादा उनसे ज्यादा अरसे तक इख्तिदार में भी रहे हैं और वो काफी चीजों को जो है ना उनसे ज्यादा बेहतर समझते भी हैं। अवाम के मसाइल को बेहतर जी बोलिए, कंटिन्यू करें। तो मेरा मतलब ये है कि संजीदगी का मुजाहरा करें। ये गिले शिकवे कि जनाब उसने वो चले जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो एक एक करके जा रहे हैं, अच्छा इससे फायदा क्या हो जाएगा? मुझे बताए ना, आवाम को बकौल रजा साहब के क्या रोटी मिल जाएगी? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या दालों की कीमतें खत्म हो जाएंगी? क्या अंडों की कीमतें कम हो जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। बात यह है कि खुदारा आप ठीक है, जहां आपको तनकीद करनी है बिल्कुल करें, लेकिन तनकीद का 25% हिस्सा रखने के बाद 75% हिस्सा तो आवाम से एड्रेस करें। आप कर क्या रहे कि 80% तनकीद के बाद 20 या 15% आवाम को छोटा मोटा एड्रेस करके और अपना भुगता रहे, और मंसूर जो होता है उसके मुताबिक आवाम को आगाही नहीं दे रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में आप आवाम को जानबूझकर जो है सियासी शऊर से, सियासी जमहूरी तहरीक से अलग रखना चाहते हैं, ताकि आपका एलीट क्लास का क्लब जो है ना, मुख्तलिफ वो जो कहते हैं ना कौन सी चेयर होती है, वो कौन सा शो होता है, वो चेयर जो तब्दील म्यूजिकल चेयर क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर जो आपने जी म्यूजिकल चेयर का जो धंधा लगा रखा है कि आज मैं नहीं, आज तुम आ जाओ, कल मैं आज चला जाऊंगा तो तुम आ जाना, ये कब तक होता रहेगा ये आवाम के साथ?
और ये कब तक खेलते रहेंगे अवाम के साथ? और सब के सब यही कर रहे हैं सरकार। टर्न ऑफ। ठीक है वारिस रजा साहब, ठीक है। अच्छा सफीना साहबा, आप इस पे इंक्लूड कर दें कि ये जिस तरह से मामला है। अच्छा सफीना साहबा से कांटेक्ट नहीं है अभी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। आपने जाना कि आम इंतखाबात जो है वो उसका प्लान तैयार कर लिया गया है। सियासी जमातों में तसादुम का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपने सियासी हवाले से अपनी बातचीत की और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कुछ साबिक अहदेदारान को। और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इसी तरह MKM के रहनुमा जो हैं वो एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। और हमारे साथ इन्हीं मामलात पे बात के लिए हमारा पैनल है, एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। सफीना खान साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। आज नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया अहदेदारान को और ये कहा कि वो एक एक करके निकलते जा रहे हैं। ये ढकी छुपी बातें हैं। पहले तो खामोश रहे नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के बाद, लेकिन अब जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं और अपने मंशूर के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। तो क्या कहें? हमजा, नवाज शरीफ साहब का एक प्रॉब्लम है, जब उनको लगता है कि वो मुसीबत में है तो वो साइलेंट रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। जो ही उनको एतमाद हो जाता है कि अब मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो खुल के सामने आ जाते हैं। मेरा पहले दिन से, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है उनके बारे में कि ये कभी नहीं बदल सकते। ये इक़्तिदार में आएंगे और चुन चुन के बदला लेंगे। और जो इस वक्त हमारे सबसे सॉरी अहम ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत है, ये उनसे भी बदला लेंगे, ये उनसे भी रिवेंज लेंगे और एक दूसरे इदारे के अहम ओहदेदार को, अहम पोजीशन पर बैठी हुई शख्सियत को उनके सामने खड़ा करेंगे। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा आप। अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो जो रियासत के अहबाब इनको लाने वाले थे, ये उनको दोबारा पड़ेंगे और वो बहुत पछताएंगे अपने उस एक्शन को, अपने उन फैसलों के ऊपर कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में सोच के फिर धोखा खाया है। तो ये आपको वक्त बताएगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। और दूसरी बात आपने कही कि मंशूर के ऊपर बात, तो नवाज शरीफ साहब के मंशूर में कुछ ऐसा है नहीं जिसके ऊपर वो बात कर सके, जो वो पाकिस्तानियों को रिलीफ दे सके। वो अपने शिकवा मूड से अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहे। एक एज का भी एक सर्टेन असर होता है। मियां साहब उस एज पे चले गए हैं जहां पर वो अपने उस जोन में अभी भी है कि वो शिकायत शिकायत शिकायत। रियासत ने उनके साथ इतना अब प्यार दिखाया है कि उसके मुकाबले में सामने वाले को वैनिश ही कर दिया, सफाई हस्ती से ही मिटा दिया, और इसके बावजूद भी इनका वो शिकायती मोड जो है वो नहीं जा रहा। तो आप उस माइंडसेट को भांप सकते हैं, एक इंसान ही क्या जो सामने बैठी हुई शख्सियत को भांप ना सके। और अगर आपने दोबारा इनको पाकिस्तान की रियासत पर मुसल्लत किया और ये दोबारा अपनी उसी जो इंतकामी कार्रवाई में लोग पाकिस्तान के इदारों को के साथ टकराव का बायस बनेंगे, तो फिर मियां साहब के पास क्या ऑप्शन बचेगा? हमेशा की तरह कि ये मुझे चलने नहीं देते, मुझे ये काम नहीं करने देते। तो जब मियां साहब का अपना ये टकराव वाला एटीट्यूड नहीं खत्म होगा, मियां साहब एक सेल्फ पाकिस्तान की रियासत के लिए खतरा है। ठीक है, मियां साहब जो हैं वो सेल्फ पाकिस्तानी रियासत के लिए ख़तरा है। रज़ा सैयद साहब, मरकज़ी क़यादत PTI की जो है वो सामने नहीं आ रही है, शक्ल सूरत जो है वो तो बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन यह है कि जो उम्मीदवारान हैं वो भी जो है वो वीडियो पैगामात उनके सामने आ रहे हैं और PTI सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपना जो है वो इस चीज़ को इलेक्शन में जो है वो लाएगी वोटर्स को, या अमली तौर पे भी मैदान में जो है वो आएगी। क्या कहते हैं इस पे? रज़ा सैयद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जो प्रोमिनेंट लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनमें से एक बड़ी तादाद है जो मंजर-ए-आम पे नहीं है। कुछ लोग तो अरेस्ट भी हुए हुए हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर है एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसकी लीडरशिप का ऑन ग्राउंड होना बहुत अहम होता है। अच्छा, गो कि आजकल मवासलाती राब्तों का दौर है, सोशल मीडिया का और व्हाट्सएप का और स्मार्टफोन्स का दौर है, तो PTI बहुत भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर रही है। यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे ज्यादा मौसर अंदाज से उसका इस्तेमाल कर रही है। और इनके राब्ते, इनके मैसेज, और अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इनकी जो
जो कैंपेन होती है जिसके अंदर ये अपनी बाज दफा बयानियां ऐसा भी बना देते हैं कि जो हकायक के मनाफी भी होता है वो भी बड़ी तेजी से फैल जाता है, जिसको फेक न्यूज कहते हैं, उसको फैलाने के भी ये लोग बड़े माहिर हैं। तो उसकी वजह से जो लोगों के पास गैर तस्दीक शुदा मालूमात जाती है, उस गैर तस्दीक शुदा मालूमात को वेरीफाई करने के लिए कोई सीनियर फेस मंजर आम पे होता नहीं है, तो उससे अफवाह साजी और ज्यादा बढ़ती है, लोगों में गैर यकीनी का इजाफा होता है। आज एक साहब मुझे तस्वीर दिखा रहे थे एक नौजवान की कि जो जमीन पे गिरा हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा था, और उन दावा ये था, कोई ट्वीट थी, दावा ये था कि ये वो नौजवान है कि जिसने हमजा पर जूता फेंका था, तो इसको कुचल के मार दिया गया है, मतलब इसका मर्डर हो गया है, और वो जमीन पे कोई लेटा हुआ लड़का है, उसकी तस्वीर है। तो अब मैंने उनसे ये कहा कि जी मेरे पास कोई वेरिफिकेशन, कोई तस्दीक शुदा इस बारे में मालूमात नहीं है, आपके पास कहाँ से आई? तो उन्होंने तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुई थी उनको। तो एक आम आदमी जो है वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड शुदा प्रोपेगेंडा, सच झूठ के मुरक्कब से मुतासिर होकर अपना जहन बना रहा है, और ज्यादातर जहन साजी क्या हो रही है? मनफी जहन साजी हो रही है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक दी जा रही रजा सैयद साहब, आपका पॉइंट आ गया। वारिस रजा साहब, इसी पे आपसे पॉइंट लूंगा। पीटीआई सोशल मीडिया रद्द-ए-अमल है, और जो है मरकजी क़यादत उसकी कोई सूरत बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उम्मीदवारान भी जो हैं वो रूपोश हैं या उस तरह से है। तो ये सोशल मीडिया के जरिए इंतखाबात में वोटर्स को निकालना, वोट हासिल करना कामयाब हो पाएगी पीटीआई? मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का, मेरा मुसलसल ये मौक़िफ़ है, पीटीआई पॉलिटिकल जमात नहीं है, और चूंकि वो पॉलिटिकल जमात नहीं है, लिहाजा वो ग्राउंड पर जो है ना वो कारकुनान जो कि सियासी होते हैं या जो कि अवाम को यानी मुकाम तक पहुंचाते हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचाते हैं, वो उनके पास वो वर्कर वो तैयार नहीं कर पाए, इसलिए कि उनका सारा इन्हिसार जो है ना आपके सोशल अकाउंट्स पर रहा या सोशल मीडिया पर रहा। तो सोशल मीडिया का जो ठीक है टेक्नोलॉजी के हवाले से वो यकीनन बहुत अच्छे या बहुत माहिर होंगे, लेकिन बात ये है कि क्या, सवाल ये है कि क्या ये आपका वोटर जो है ना पोलिंग बूथ पर सोशल मीडिया के जरिए पहुंच सकेगा? ये है असल सवाल। बात ये है कि चूंकि वो पॉलिटिकल नहीं है, तो लिहाजा मैंने आपसे बार बार ये इसरार कर रहा हूँ इसी आपके चैनल पर, और गुज़िश्ता 1-1.5 बरस से मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक चंद अफराद जो कि इंतहाई गैर संजीदा अफराद हैं, जिसमें इमरान खान उनके सरदार हैं, उनका एक गिरोह है, और उस गिरोह को पाला पोसा, और पालने पोसने के बाद जो है ना उसके नताइज भी आप देख रहे हैं कि जब वो उनके हाथ से चीजें निकलने लगी तो उन्होंने कहा तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, रियासत को जला दो, भूसम कर दो। इस किस्म के जब अलकाबात से आपको याद है वो भूसम कर दो, जला दो, याद है आपको शेख रशीद खड़े हुए कह रहे थे 2013 के धरने में, याद है आपको ये बात? 2013-14 के धरने में कि रियासत को जला दो, भस्म कर दो, हमें नहीं चाहिए ऐसी रियासत। तो बात यह है कि जब गैर संजीदा और गैर सियासी अफराद को आप लेके आएंगे तो सोशल मीडिया तो फिर बज़ाहिर इस तरह के जो है वो सिनेरियो सामने आएगा। सफीना साहबा, जस्ट विद इन वन लाइन, यही सिनेरियो पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए जो वोटर हैं उनको निकाल पाएगी? उम्मीदवारान जो हैं वो रूपोश हैं, कई जगहों पे हैं भी, तो मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगी? के जो भी लीडर रूपोश हैं, ये छुपे हुए हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं ये सोच के कि जो अवाम है वो खुद बाहर निकल आएगी और हमें वोट डाल देगी, और वो बुजदिलों की तरह घरों में छुपे रहे और अवाम पे पूरा रिलाय करें। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी। अगर आपने अवाम के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आपको पार्लियामेंट में भी जाने का कोई हक नहीं है। अवाम नहीं अगर सबको चुनना है, अवाम नहीं अगर बहादुरी दिखानी है, तो फिर आप काहे के नुमाइंदे हैं? इसका मतलब है आप अभी अगर कॉम्प्रोमाइज, अब डरे बैठे हुए हैं, तो फिर पार्लियामेंट में भी जाके डर जाएंगे। तो फिर ऐसे नुमाइंदों को तो बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। अवाम पे रिलाय करके कि अवाम ही हमें घरों खुद ही जाए, अवाम ही हमें वोट डाले, तो भाई फिर आप नुमाइंदे किस चीज के हैं? तो ये तो बिल्कुल ही मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वारिस रज़ा साहब, सफ़ीना खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये तमाम तर तफसीलात हैं, आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया हमारे एक्सपर्ट पैनल्स का। तो सियासी कारकुनान या सियासी जमातों को इस चीज़ पे मुत्तफ़िक होना चाहिए कि जमहूरी अमल के साथ इंतखाबात में जाया जाए, ताकि मुल्क और आवाम के लिए जो है वो एक मुतबादिल रास्ता नज़र आए। बज़ाहिर ये कि वो इस तरह से तसादुम की सियासत या तसादुम के इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। 8 फरवरी के बाद फैसला होगा कि वोट किसको देना है, किस पार्टी को। इसमें 28 मई और 9 मई की बातें भी होती हैं, और इसमें 1997 30 नवंबर का वाक़या भी सामने है। लेकिन ये है कि ये वोटर्स ने, ये अवाम ने डिसाइड करना है कि वो किस पार्टी को वोट देती है और किस को मुंतखब करके अपना वज़ीर आज़म चुनती है। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।